हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एसएसटी की आज हमारी तीसरी क्लास है और आप जानते हैं कि जब से बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया गया, मैं एक चीज बोलूंगी कि हर हाल में इस बार आपको सीटेट का पेपर 2 ये पास करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 2 की वैलिड है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंस है अब आपको समझ में आएगी। इसीलिए मैं एक चीज बोलूंगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, आप इस चीज को साइड में रख के आने वाले कुछ दिनों में आप पढ़ाई इतनी अच्छे से कर लो कि अगर जूनियर टीजीटी की वैकेंसी आ रही है किसी भी स्टेट में, चाहे आपके ही यहाँ पर, तो आपका सीटेट पास होना जरूरी है और आप उसी के दम पर जो है एक नौकरी लेंगे। इसीलिए अभी आपको सब कुछ भूलना होगा। मुझे पता है कि बहुत बुरा लग रहा होगा आप सभी को, और ये लाजमी है क्योंकि स्टूडेंट का ही लॉस होता है और मैं आप सभी के सपोर्ट में हूँ। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है उसके एक दिन पहले तक मैं आप सभी के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली हूं। जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है सीटेट का, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है सीटेट का पेपर 2। क्योंकि पेपर 1 आप जानते ही हैं कि उस पर लिख दिया है कि वो इनवैलिड हो जाएगा, तो इसीलिए आपको जम के पढ़ाई करनी है। और इस बार का रिजल्ट पेपर 2 वालों का ज्यादा आना चाहिए, नहीं तो हर बार क्या होता है ना कि सीटेट में पेपर 2 का जो रिजल्ट है उसका रेशियो देखिए, बहुत ही कम लोग पास कर पाते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि आप सब बहुत निराश हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स और आप सभी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए, चाहे कितनी भी परेशानी आती, कितना भी मुसीबत आता है, आपको लड़ना होगा और आपको अपनी एक सीट लेनी है। आपको अपनी जो है, मुझे पता है कि आप सभी काबिल हैं और आप जो है टीजीटी का भी निकाल लेंगे, आप सभी पेपर 2 भी पास कर लेंगे, इतना तो मैं आप सभी को जानती हूँ, जैसा कि आप सभी के आंसर्स आते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी पूरा पैडागॉजी है, पूरा जो कंटेंट है एसएसटी का, वो मैं आप सभी को पढ़ाऊं। और बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये जो टाइम चल रहा है ना, मुझे पता है कि इसमें पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 20 अगस्त को सीटेट का पेपर तो होकर ही रहेगा और उसमें सीटेट पेपर 2 बीएड वालों को पास करना ही होगा हर हाल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना मैं आज कराने की कोशिश करूंगी और आप सभी को भी अपना स्कोर जरूर बताना है। एक चीज़ याद रखो कि चाहे मुसीबत आए, चाहे दुख आए, बट आपको अपना जो लक्ष्य है, जो आपका अपना गोल है ना, उसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, बेसिकली यहां पर दिया है दिल्ली के शासक और यहां पर दिया है उनके ईयर, तो आपको इसका मिलान करना है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको चारों याद हो, बट अगर 1-2 याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। फॉर एग्जांपल तोमर दिया है, तो तोमर का आपको पता है आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 तक इनका कार्यकाल रहा, तो ए का तीसरा हो जाएगा। अब चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ए का दूसरा खत्म, ए का चौथा खत्म, ए का पहला खत्म। देखा आपने, आपको एक पता होगा ना तो भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आपके सामने पूरा आंसर ही आ गया। ए का तीसरा हो गया, बी का अनंग पाल का हो गया 1130 से 1145, और जो चौहान है उसका हो जाएगा 1165 से 1192, एंड पृथ्वीराज चौहान का हो जाएगा 1175 से 1192। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इसमें आपको तोमर, चौहान और पृथ्वीराज चौहान, इन तीनों का डेट याद रख लो, क्योंकि ये बहुत पूछता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 देखिए, यहां पर देखिए, और ये उर वाला बहुत पूछा है कि जो प्राचीन तमिलनाडु है वहां की बस्तियों को उर कहते थे। तो उर का मतलब क्या है, यहां पर उर का सिंपल सा मतलब है, उर का मतलब है खेतिहर किसान। खेतिहर और जो किसान है तमिलनाडु में, उनकी बस्तियों को क्या कहते हैं, उर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए फिर से देखिए मिलान वाला, और मैं आपको एक बता देती हूँ, ये आपका अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे ना, वही वाला क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसके पहले के जो पेपर हुए हैं वो थोड़ा आसान है, बट इस बार सीटेट ने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपने यही वाले क्वेश्चन बस कर लिए ना, 1 महीना जो पेपर चला है, तो एक चीज याद रखना कि आपका सीटेट पेपर 2 हर हाल में पास होगा। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में आपको कथन दिया गया है, मिलान करो। फिर से बोलूंगी, 1-2 याद रहेगा, आराम से आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं ये हमारा कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर देखते जाओ, 60 है ना। हाँ देखिए 60, यहां पर इसमें 60 में देखिए, पहले तो आपको फर्रुख सियार का पता होना चाहिए कि कब उनका था। तो अगर मैं फर्रुख सियार की बात करूं तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दूसरा। 1713 से लेके 1719 तक था इनका। ये पतन की बात हो रही है, मुगल साम्राज्य के पतन का कब हुआ था, तो 1713 से 1719। तो ए का आपका हो गया दूसरा, तो ए का दूसरा जहां नहीं उसको काटो, ए का खत्म पहला, चौथा भी खत्म, तीसरा भी खत्म। आंसर देखो, सीटेट का पेपर ना ज्यादा टफ नहीं होता है, वो बस क्वेश्चन के साथ खेलेगा, बट ऑप्शन से अगर आपके अंदर एलिमिनेशन की कला है देन आप आराम से कर लोगे। ए का दूसरा हो गया, शाह आलम द्वितीय का पतन हुआ था 1759 से 1816। सी का देखिए, आदम शाह का हुआ था 1748 से 1754, एंड आलमगीर द्वितीय का हुआ था 1754 से 1700
59, ठीक है, तो तीसरा आपका सही हो जाता है। चलिए अब 61 देख लेते हैं। यहां पर देखिए 61 में क्या पूछ रहा है कि उत्तराधिकारी की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है। मतलब उत्तराधिकारी में जो सहदायाद होता है, इसकी प्रथा का अर्थ क्या है। बस एक चीज याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, सहदायाद का मतलब होता है उत्तराधिकार की सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। जितने पुत्र होंगे उतने सारे पुत्रों में जो हमारा विरासत है सभी में बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। और कुछ इसका मतलब नहीं है, इसलिए आपको ये तीनों तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है ना। देखो, जिस सही चीजें आप याद रखिए, गलत चीज कभी याद मत रखना। अगर आपने सही चीज याद रखी है ना, तभी जाकर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इसमें से अगर ये तीनों भी याद करने बैठोगे तो ये बेवकूफी होगी। आपको क्वेश्चंस को स्मार्टली जो है सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अब हमारा ये आ गया 62। देखो, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत आसान है, अभंग के नाम से जाना जाता है। रट लो, बहुत बार पूछा है कि जो भी मराठी में भक्ति गीत हैं हम उनको अभंग के नाम से जानते हैं। चौथा सही हो गया। कुछ क्वेश्चंस आसान भी आएंगे। अब ये हमारा 63 है। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे करती हूं। हाँ देखो 63 में क्या बोला है, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, पहला क्या लिखा है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, उसमें जो संत हैं उनके बारे में 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो क्या बात सही है? तो यस, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। तो दोनों सही है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 64 पे। तो चलो 64 सुमेलित वाला आपको बताना है कि बख्शी, बख्शी का मतलब सैनिक वेतनाधिकारी, ये बात सही है, ये इसका मिलान एकदम सही किया है। सद्र, सद्र का मतलब होता है धार्मिक व धर्माद किए जाने वाले का मंत्री, ये भी बात एकदम सही है। कोतवाल का मतलब होता है नगर का पुलिस अधिकारी, जैसे कि जो नगर है वहां के जो पुलिस अधिकारी है उसको कोतवाल। बट इक्तादार जो लिखा है ना, इक्तादार को हम सैन्य कमांडर नहीं बोलते हैं। तो सी को छोड़ के ए बी डी हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है। चलिए और यहां पर देखते हैं। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर सभी को जो है सेम आंसर मिला था, जो नंबर है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया क्योंकि सीटेट में क्या होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो क्या करता है, बट इसका राइट आंसर 4 ही होगा, एक बात याद रखना। चलो 65 यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। घुमंतू खेती के लिए क्या इस्तेमाल होता था, तो वो है बेवड़। कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था, तो वो है हमारा दूसरा बेवड़। चलिए 65 हो गया। अब हम चलते हैं 66 पे। यहां पर देखो, एक मिनट। अब 66 में देखिए क्या सही होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि 19वीं सदी के, यहां पर देखिए आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ए और बी को पढ़ो। मतलब सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है 19वीं सदी की। तो 19वीं सदी के शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसों और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। जी हाँ, मतलब 19वीं सदी के बाद से समाज में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई दिए हैं। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके आए, जैसे कि किताब हो गया, अखबार हो गए, पत्रिकाएं आए, पर्चे छपना, इन सभी का विकास हो रहा था। इसीलिए समाज में जो है आपको चेंजेस देखने को मिला। तो एकदम सही चीज लिखी है, व्याख्या भी एकदम सही है। तो हम पहले पे जाएंगे, ठीक है ना, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कथन और कारण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, वो क्लास के बाहर जो है बैठकर पढ़ते थे। और आज आप सभी जानते हैं कि जो जिस समाज ने उनको दलित समझा, चाहे जातिगत की वजह से उनको बाहर निकाला, और उन्होंने ही संविधान लिखा है अपनी मेहनत के दम पे, ठीक है, बात एकदम सही है। कारण क्या दे रहा है कि क्यों उनको जातिगत का पक्षपात झेलना पड़ता था, वो कारण यहाँ पे होना चाहिए, बट वो कारण नहीं दिया। पिता के बारे में लिख दिया है कि उनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। स्टेटमेंट तो सही है कि उनके फादर सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, बट आपको रीजन तो जातिगत से रिलेटेड देना चाहिए था ना, जो कि आपने दिया नहीं। स्टेटमेंट दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं है, इसीलिए हम जाएंगे दूसरे के साथ। इस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए दूसरा सही हो जाता है। अब हम आ जाते हैं 68 पे।
चलिए 68 देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए दो कथन दिया हुआ है। ईवी रामास्वामी, एक मिनट, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तीसरी बार ये क्वेश्चन मैं करा रही हूं। मैंने 3 दिन एसएसटी की क्लास ली है, तीनों पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये बात एकदम सही है। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। जी हाँ, जातिगत जो भेदभाव हो रहा था ना, तो इसीलिए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि वो इसके खिलाफ संघर्ष कर सके। बात एकदम सही है, व्याख्या भी एकदम सही है। रीजन तो दे ही रहा है ना कि स्वाभिमान आंदोलन क्यों शुरू किया था, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या एकदम सही है। चलो अब 69, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप सभी कर लेंगे। देखिए 69 में क्या लिखा है कि किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों का विरोध किया था। तो आप जानते हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि जिन्ना की मांग ही थी कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान। आप जानते ही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 71 देखिए 71 जो है आपकी सहायक संधि से रिलेटेड है, तो इसमें देखते हैं। 71 में आप देखो, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में भी विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए पहली बात तो सहायक संधि की बात हो रही है, तो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी? जी नहीं, उनको अनुमति नहीं थी। ठीक है ना, ये बात उसने गलत लिखा है, तो ये खत्म हो गई। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। जी हाँ, जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका भुगतान देना पड़ता था। तो बी सही है, ए गलत है। ठीक है ना, तो ए गलत है लेकिन बी सही है। चौथा सही हो जाएगा। 72 फिर से आपका मिलान करने का सही है। यहां पर देखिए 72 में देखिए कि क्या बातें जो है वो सही है, ये आपको बताना है। मतलब कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं। पहला, और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय, ये घूर्णन का समय बताया जा रहा है। तो देखो यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट, गलत। नेपच्यून का सही है 16 घंटे 7 मिनट। शनि का भी गलत समय दिया है और मंगल का भी गलत समय दिया है। केवल यहां पर नेपच्यून का सही है, तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है। मिलान में सही युग्म सम्मिलित करना है तो केवल दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 73 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, और आपने तो ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। 73 में देखिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ये तो बात गलत हो गई। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ये बात सही लिखा है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखो, जब वो केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है तो ये तो सही हो ही नहीं सकता है ना कि वो दोनों से गुजरे। और 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है, ये भी बात गलत है। केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ना तो उत्तरी से गुजरती है, ना दक्षिणी से, ना स्थलीय से। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 74 देखिए 74 का, इसमें आपको बताना है कि क्या चीजें सही हैं। कथन लिखा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। जी हाँ, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये भी बात सही है, बट ये यहाँ पर जो कोण मापना था इसके बारे में व्याख्या देना चाहिए था। कारण में व्याख्या तो दिया नहीं, दो सही स्टेटमेंट लिख दिया। तो स्टेटमेंट सही है बट व्याख्या सही नहीं है, इसलिए हमारा ये दूसरा ऑप्शन इज राइट। ठीक है, जो चीज़ें याद ना हो उसको कॉपी में लिख लेना, क्योंकि बस आप देखते जाएं तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी बता देती हूँ। चलो 75 में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी, यहाँ पर देखो टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। तो कितने, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है लगभग 4 घंटे। एक क्वेश्चन आता है तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन आएगा आपके सेट में। तो एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो, 60 में से 59 क्वेश्चन आपके हाथ में है, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए आपको फिर से सब कुछ समझना होगा। दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 76 देखिए क्या लिखा है। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज क्या है। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूं कि इसके हैं मैग्नीशियम एंड निकल।
मैग्नीशियम एंड सिलिका, सॉरी कल भी ये क्वेश्चन आया था ना, तो इसका है मैग्नीशियम एंड सिलिका, मतलब ए और सी ये है महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैग्नीशियम एंड सिलिका, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट, तीसरा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जरूर। सेवेंटी सेवन। और ये देखिए, ये कल ही मैंने आपको ये सारा वृक्ष वाले कराए हैं ना, सच बताइएगा अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप समझेंगे कि देखिए कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि रिपीट नहीं होता है, आप उनको एक बार पेपर जरूर दिखाओ। चलो देखो, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया जहां वहां उसे बाज, एस, बीज के पेड़, फिजेट, मोनाल पक्षी मिले। कल ही मैंने आपको ना बाज, एस, बीज के ये जो पेड़ है वो बताया है कि ये होते हैं आपके कहां पर, तो ये होता है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन, बताया था कि नहीं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि किस वनस्पति, तो मान लीजिए कि मैं गई कहीं पर और मैंने बांज, एस, बीज के पेड़ देख लिए, फिजेट, मोनाल पक्षी देख लिया, तो मैंने किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा, तो मैंने किया है शीतोष्ण पर्णपाती वन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल भी पूछा हुआ है एक पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो बस PYQ करो और कुछ नहीं। 78 देखिए, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, तो ये तो आप सभी को पता है, वो है हमारा टुंड्रा क्षेत्र, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 79 एजर्शन एंड रीजन, ए और आर के आधार पे आपको चयन करना है। तो कथन देख लेते हैं कि महासागर का जो जल होता है वो लवड़ी और खारा होता है, यस। और महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, जी हाँ। महासागर का जल लवड़ी या खारा क्यों होता है, क्योंकि उसमें घुले हुए जो हैं लवण होते हैं। तो रीजन एकदम सही लिखा है, व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। तो हम किसके साथ जाएंगे, पहले के साथ, ठीक है। चलिए 80 क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको कहते हैं लोएस, ठीक है ना, लोएस कहते हैं पवन के निक्षेपण को, पहला हमारा सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। 81 देखिए, 81 में लिखा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मतलब एक नदी किसी दूसरी जल राशि में मिलेगी तो उसको कहते हैं नदी मुहाना। 4 ऑप्शन इज राइट। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। अब हम आ जाते हैं 82 पे। देखिए, पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद से नीचे का विकल्प आपको देखना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार करो और बताओ कि किस वन, कौन से वन है, मतलब किस प्रकार के वन है। ये वन सघन है और ये कल मैंने बताया है, यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनुस, अगर कल आपने वृक्ष पढ़ा होगा ना अच्छे से तो तुरंत आंसर निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर रोजवुड, आबनुस, मोहनी इसी प्रकार के वन होते हैं। और ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। आपको ये देखिए A एंड C नहीं भी पता है, फिर भी अगर आपको B पता है ना, आप तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे, और वो है हमारा उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। कल मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधी सदाबहार वन में रोजवुड, आबनुस, महोगनी इस प्रकार के वन मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। तो ये है PYQ की वैल्यू। आप देख रहे हैं कि PYQ से ही क्वेश्चन रिपीट किया है। स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है। चलिए 83 देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि सतत विकास का अर्थ क्या है, मतलब क्या है सतत विकास का अर्थ। तो सतत विकास का मतलब होता है कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। मतलब कि ये नहीं है कि आप जैसे आप देख सकते हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो। अब संसाधनों का संरक्षण करो, जितना जरूरत हो केवल उतना ही उपयोग करो और उसको अपने फ्यूचर के लिए बचाओ, बस यही मतलब है। तो केवल चौथा देखो, बाकी तो ये गलत है, मतलब गलत क्या, इन सभी चीज़ों की जो बात है वो एक स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, तो इसलिए हमारा 4 जो है वो सही होता है, ठीक है। चलो 84 में देखिए क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। चीन हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया में किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है, मतलब चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में कौन सा खनिज जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो है टीन। याद रख लो, कई बार पूछा है, दूसरा सही हो जाएगा। 85
85 देखिए, इसमें लिखा है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है। मान लो सीढ़ी नुमा खेती हम कर रहे हैं, तो जो जमीन के छोटे 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 टुकड़े होते हैं, जो किनारे होते हैं ना, उसको हम ऊपर इसलिए उठाते हैं ताकि पानी जो है वो बना रहे, पानी निकले ना। बस यही सिंपल सा मतलब है। पानी क्या करता है, टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ठीक है ना, पानी को रोकने के लिए किया जाता है ऐसा। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। खाद बह ना जाए या फिर फसलों, ये सारी चीजें नहीं है, पानी को बचाना है, ठीक है। 86 यहां पर देखिए, 86 में क्या लिखा है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं। कौन सी दुकानें पक्की होती हैं, तो जहां के कर्मचारी नीत होते। पक्की दुकानें का मतलब नहीं कि वो बढ़िया बना हुआ है, मतलब कि जो अच्छी दुकानें होती हैं, जो ज्यादा चलती हैं। तो वो तो केवल एक ही रीजन हो सकता है कि जो भी वहाँ पे काम करते हैं वो डेली आए। ऐसा नहीं कि आज दुकान खोला है कुछ समय तक फिर बंद कर दिया। तो जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, डेली वो काम करते हैं, बात एकदम सही है। जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। लाइसेंस बहुत जरूरी होता है, तभी तो आप बाकी सारी चीजें भी बेच सकते हैं। बात एकदम सही है। ये लिखा है कि जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हो, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी आप दुकान खोलिए, लाइसेंस रखिए, आप डेली काम करिए। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है, जी नहीं, तो गांव के दुकान कहाँ जाएंगे, गांव के बाजार कहाँ जाएंगे। तो केवल ए और बी सही है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। 87, अब 87 का क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर लिखा है कि नगर निगम में, और ये इतनी बार पूछ लिया है ना कि आपको याद होना चाहिए, नगर निगम में जो भी चुने गए सदस्य हैं हम उनको पार्षद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। रट लो इस क्वेश्चन को, आएगा जरूर। अब हम आ गए 88 पे। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करेगा, तो आप जानते ही हैं कौन कर सकता है, राज्यपाल। देखिए, नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री चाहे अन्य मंत्रियों को राज्यपाल करता है। तीसरा सही है। फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और हम किस पे पहुंच गए हैं, 89 पे। देखिए 89 में क्या लिखा है कि दो कथन दिए गए हैं कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, इतना कर्ज बढ़ जाता है ना कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो भी किसान हैं। और दोनों कथन ही दिया है। छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो आखिर में वो बोझ की तले क्यों दबा है, क्योंकि वो क्या करता है, साहूकार से कर्ज लेता है जिसको नहीं चुका पाते हैं, इसीलिए वो आत्महत्या करते हैं। कथन दोनों एकदम सही लिखा है और व्याख्या भी सही है, तो पहले के साथ जाएंगे, ठीक है। 90 क्वेश्चन, चलो 90 क्वेश्चन देखो। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, मतलब रोक, जिसपे रोक लगा सकें, किस तरह के, ये आपको बताना है। तो बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित, बताइए। इंग्लिश भी देख लीजिए एक बार। देखिए इंग्लिश भी देखिए, तो केवल और केवल विच काइंड ऑफ लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है 90 का। तो वो है हमारा कौन सा होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में किस तरीके से खेला गया है। यहाँ पर क्या लिख दिया, डी को लिख दिया, यहाँ पर ओनली ए लिख दिया है, यहाँ पर ए एंड बी लिख दिया है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा 90 का कौन सा इसमें से सही है, इन चारों में से, उसके हिसाब से आपको सही टिक करनी है, ठीक है ना। तो चलो पहले देखते हैं कि ABCD में से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा 90 का। तो वो है हमारा, यहां पर देखो, दूसरा, ठीक है ना। तो हम इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा वाला सही है, तो ये हो जाएगा हमारा ओनली ए, बॉन्डेड, ठीक है ना। तो विच काइंड ऑफ लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया, तो वो हो जाएगा हमारा 90 का ओनली ए। तो आपको स्टेटमेंट को देख के करना है, नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होंगे। एक बार और मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। यही तो मैं बताती हूँ कि सीटेट क्या करता है, ऑप्शंस के साथ खेलता है, ठीक है ना। यहां पर जैसे देखो, यहां पर देखिए पूछा गया कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, निम्न दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो पहले आप देख लीजिए कि इसमें से आपका सही क्या है। तो सही है हमारा बेगार। तो अब ए देखो कहां पर लिखा है, तो वो यहां पर लिखा है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए 91,
चलो 91 में देखो क्या लिखा है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि समुदाय की बड़ी संख्या है, इसी वजह से। छोटी होती तो ज़्यादा से ज़्यादा स्तर नहीं बनते, तो केवल पहला सही होगा। समुदायों की बड़ी संख्या है, इसका एक मुख्य रीज़न है अधिक स्तर होने का, पहला सही है। 92, अब 92 देखिए, लिखा है कि आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं, मतलब रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, ये आपको बताना है। तो लिखा है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनाते हैं, यही तो बढ़ावा दे रहा है। लड़कियां भी बेहतर हैं, आप किसी एक लड़के को ही नहीं बोल सकते हैं, बस ये बढ़ावा दे रहा है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये देखिए, तो ये तो रूढ़िवादी को चुनौती दे रही है, ये बढ़ावा तो दे नहीं रहा है। ये अच्छी चीज़ लिखी है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमको देखना है कि रूढ़िवादिता को कौन बढ़ावा दे रहा है। लड़कियां जो हैं कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, तो ये चीज़ इसने लिख दिया, मतलब लड़कियां ही देखभाल करेंगी, लड़कियां ही घर का काम करेंगी, लड़कियां ही सबके लिए खाना बनाएंगी, तो ये तो बढ़ावा दे रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा आपका ए और सी तो होगा ही। उसके बाद से लिखा लड़के दबंग और उग्र होते हैं, लड़कियां भी दबंग होती हैं, बस लड़के नहीं होते हैं, तो ए सी एंड डी, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सही है। ठीक है। 93, निम्न में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? भारत की संसद कौन बनाता है? तो ये तो बहुत आसान है, और एक बार ये सारा पढ़ना है, उसके बाद से पूरा ऑप्शन भी देखना है। ठीक है, देखो भारत का संसद कौन बनाता है, और इंग्लिश भी देख सकते हैं आप, ये देखिए 93। चलो अब मैं यहाँ से देखती हूँ, तो भारत का संसद कौन बनाएगा? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्य की विधानसभा का संसद से क्या लेना देना, ठीक है ना। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो एक बात तो लिख लो कि भारत की संसद कौन बनाता है, तो राज्यसभा बनाएगा, लोकसभा बनाएगा और राष्ट्रपति, सी नहीं होगा। तो हमारा ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है। 94, ये 94 है, हाँ देखिए हम 94 तक पहुंच गए हैं। नाइन्टी फोर में देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए। मैंने तो पता नहीं इसका कितनी बार बता दिया है और कितनी बार ये पूछ लिया है कि आप किसी एक धर्म को समर्थन नहीं दे सकते हैं, आपके लिए सभी बराबर हैं, बस इतना ही इसका सिंपल सा मतलब है, और वो यही है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि किसी एक धर्म को समर्थन मत दो, सभी धर्म बराबर हैं, तीसरा सही है। 95, 95 देखिए ध्यान से, ठीक है। इसमें लिखा है कि भारत के पास क्या है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो निम्न में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालतों के फैसले से संतुष्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बात एकदम सही है। ऊपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, बात एकदम गलत है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, तो हाईकोर्ट उसको खारिज नहीं कर सकती, हाईकोर्ट को मानना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है वो निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी है, ये नहीं की वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो केवल पहला सही है। तीसरा 96, घैटोआइजेशन, जो लोग डेली क्लासेस कर रहे हैं वो प्लीज यहां पर कमेंट करिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं, बताइएगा प्लीज। देखिए पूछा भी हुआ है कि किसी समुदाय के घैटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है, तो नतीजा यही होता है कि उसका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है, ठीक है ना। घैटोआइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि बाकी समाज से अलगाव, तो पहला आपका सही होता है। क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा अगर किसी ने पीवाईक्यू किया हो। अब ये देखिए 97, 97 देखिए, 97 में ये लिखा है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्न में से क्या कदम है। तो क्या कदम है वो आपको बताना है। तो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करो, जी नहीं, मतलब कि जो ठेले जो हैं वो सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, ये तो गलत है, प्रतिबंधित आप नहीं कर सकते हैं। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ये भी गलत है। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, नहीं। सिंपल सा मतलब है कि आप उसके लिए कुछ इलाके तय करो। अब नहीं तो अगर इलाके नहीं तय करोगे ना तो लोग रोड पर भी ठेले लगा लेंगे, ठीक है। तो पहला सही है।
98। देखिए क्या लिखा है, ए और बी को पढ़ो कि क्या लिखा है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। यस, रियलिटी भी होनी चाहिए, कुछ कल्पना वाली भी होनी चाहिए। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों और संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। जी हाँ, देखो रीजन एकदम सही लिखा ना, क्योंकि बात भी कर रहा है किसकी, वृत्तांत की ही तो कर रही है कि अगर वृत्तांत रहेगा तो जो बच्चे हैं वो विचारों संस्थानों को समझने में सक्षम हो जाएंगे और उसको वो प्रोत्साहित भी करते हैं अंतर निरीक्षण को। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो पहले के साथ जाएंगे। व्याख्या एकदम सही कर रहा है। 99 का देखिए क्या लिखा है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, जानकार और तार्किक बनाना। मतलब अगर मैं सामाजिक विज्ञान की टीचर हूं और जो भी उसके आधारभूत उद्देश्य हैं वो किस लिए हैं, ताकि बच्चों को मैं जानकार और तार्किक बना सकूं। बात एकदम सही है। पेशेवर भी बनाने के लिए, कि अगर आपकी मान लीजिए इसमें रुचि है तो आप पेशेवर भी बनेंगे, पेशेवर भी बनाने के लिए होता है। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाने के लिए नहीं, कि मैं बता दूं कि देखो बच्चों तुम्हारा ये अधिकार है, ये हक है, तो मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो पॉलिटिकली जो है एक्टिव रहें। सामाजिक रूप से मैं सक्रिय बनाना चाहती हूँ कि अगर उनके साथ कभी गलत होता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये उनका एक मूल अधिकार है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है ऑप्शन। ठीक है, सॉरी मैंने यहां पे सही किया। देखिए क्या क्या सही है, जानकार तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। सी हमारा गलत है। तो क्या क्या सही हो गया, ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है ना, बताई तो सही थी बट टिक मैंने गलत लगा दिया था। तो ए और बी, ए बी डी सही है। हंड्रेड क्वेश्चन, हम 100 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं फाइनली। तो 100 वाले में बताइए क्या सही है। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो क्या होगा, तो वो है भूमिका निभाना। देखो जब बच्चे ना भूमिका निभाते हैं तो वो उसको बेटर समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, मतलब जो नाटक वगैरह हम कराते हैं स्कूल में वही बात हो रही है। अब ये है आपका 101 क्वेश्चन। 101 का क्वेश्चन देखिए, विद्यालय के सादृश्य के अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां पे प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है। मतलब हमने क्या किया, क्लास में ही संसद का ऐसे आयोजन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, और हमने बोला कि जो प्रधानाचार्य हैं वो इमेजिन करो प्रधानमंत्री हैं, और वरिष्ठ शिक्षक जो हैं क्या है वो उनके मंत्री परिषद हैं। तो यहाँ विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा, विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो आप जानते ही हैं कि जो भी प्रधानमंत्री हैं उनके जो मंत्री होते हैं वो क्या हैं, इसका मतलब वो क्या है, कार्यपालिका है। ये तो सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 102 सारे पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। 102 देखिए, 102 में क्या लिखा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। तो निम्न में से किस संभावित रूप से चर्चा कर रही है। तो क्या कर रहे हैं हम अपनी क्लास में, जो पशु जो मवेशी चारागाह हैं तो उनके लिए भूमि से संबंधित जो मामले हैं उस पर चर्चा करने के लिए जो लोग एकत्रित हो रहे हैं तो उनके द्वारा हम घटना पर उसी का चर्चा करते हैं। तो ये क्या नगर प्रशासन है, निचली न्यायपालिका है, आरक्षण है? जी नहीं, ये पंचायती राज की बात हो रही है। ठीक है ना, आप इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। 103 देखिए, इसमें लिखा है कि 103 में कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, मतलब जहां पे बहस हो रहा है, अग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक टीचर हूं तो मेरे से क्या अपेक्षा की जाएगी। तो मैं यही चाहूंगी ना कि मैं उसको मैच्योरिटी से, परिपक्वता से जो है उस मामले को देखूंगी, ताकि सभी बच्चे अपने विचारों को स्वतंत्र तरीके से रख सकें। बस इतना ही। मैं उनको शांत करा दूं ऐसा नहीं है और बोल दूं कि चलो अब इस पे बात नहीं करेंगे। मैं डांटूंगी भी नहीं, ना ही मैं उसको काटूंगी, मतलब उस विषय को। ठीक है, मैं क्या करूंगी कि ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से मैं कराऊंगी, ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को अपने विचार रखने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। 104 देखिए,
लिखा हुआ है 104 में कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में आप देखो कि क्या चीजें सही है। मतलब एक टीचर हूं मैं और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए, या फिर उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखे। जी हाँ, अगर आप टीचर बनते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको हर चीज को देखना होगा, हर चीज से आपको अप टू डेट रहना होगा। ठीक है, बात एकदम सही है। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंध स्थापित करो। यस, दैनिक जीवन में क्या चल रहा है, स्कूल के जीवन को कनेक्ट करिए। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित, मतलब रिजल्ट पे फोकस मत करो, तो डी तो होगा नहीं और ना ही ए होगा। बस मनोरंजन नहीं कराएंगे, तो बी और सी हमारा सही होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए 105 पे, एक 105 में देखते हैं। कक्षा में यहां पर देखिए, जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस पर अधिक केंद्रण करना चाहिए, किस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि घर का जो कार्य है वो मूल्य नहीं चुकाया जाता, इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना चाहिए। बात एकदम गलत है, घर के कार्य की भी बहुत वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए कोई उत्पादक कार्य नहीं मानेंगे, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है जेंडर की। जैसे कि औरतें जो है वो घर का काम करती हैं, बट वो पेड नहीं है, उसको लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये तो गलत होगा। क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं जेंडर पे चर्चा कर रही हूँ, तो मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं किस पे फोकस करूंगी, मैं फोकस करूंगी इस पे। लैंगिकता के मुद्दे केवल महिलाओं के लिए नहीं होते हैं, लड़कों के लिए भी होते हैं। अगर कोई लड़का नौकरी नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, तो ये भी तो जेंडर हो गया ना। बट अगर लड़की नौकरी नहीं करती है फिर भी उसकी शादी हो जाती है, तो ये भी चीज़ हम इसको सही नहीं बोल सकते हैं। बट अगर मैं चर्चा करूंगी तो मैं ये बताऊंगी कि देखो समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं है। मैं केस स्टडीज दिखाऊंगी कि देखो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों में कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो केवल सी हमारा सही होगा। 106 106 में देखिए क्या लिखा है। तो 106 का देखते हैं कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर कराने के लिए कौन से उदाहरण पे हम क्लास में चर्चा करेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान लिखा है, सुल्तान का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन और महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। देखो मेरे को क्लास में क्या करना है कि जो जेंडर इक्वालिटी को अच्छे से समझाना है, तो राष्ट्रीय गान का यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है। राष्ट्रगान का किसी जेंडर से थोड़ी ना है। हाँ, मैं सुल्ताना का स्वप्न कहानी बताऊंगी कि देखो इसमें कैसे जो है लैंगिक बराबरी को अच्छे से दर्शाया गया है। मताधिकार आंदोलन, आप किसी भी जेंडर से हैं, आपको मताधिकार आंदोलन मतलब सभी को वोट देने का समान अधिकार है। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, कि कोई पुरुष वर्ग उस पर थोप नहीं सकता है कि तुम्हें क्या पहनना है। तो केवल बी सही है, सी सही है, डी सही है, पहला तो सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। 107 में देखिए, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका, ये पेडागोजी है, ठीक है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, तो वो कौन सा उदाहरण जो है चर्चा के लिए रखेगी। तो क्या रखेगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव। इनसे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है भेदभाव। इनके साथ आप जानते हैं कि जातिगत भेदभाव कितना ज्यादा हुआ है, तो ये तो मैं रखूंगी। दूसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पुस्तक है जूठन, इसमें भी दिखाया गया है कि कैसे जो है जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ कैसा भेदभाव किया जाता है, इसको भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर रखूंगी। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया, ये तो इसमें फिट ही नहीं बैठेगा। भारत का संविधान अलग है, ठीक है, वो सभी के लिए है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जेंडर भेदभाव, इससे रिलेटेड मैं इसको नहीं रखूंगी। मैं क्या रखूंगी, जहां पर सच में ऐसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी रखूंगी। ठीक है, तो ये दोनों बात एकदम सही है। पहला 108, चलो 108 देखते हैं। 108 में देखिए, भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। मतलब कि क्लास में मैं क्या करूंगी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको पढ़ाने के बाद मैं ये बच्चों को बताऊंगी कि देखो सामाजिक विज्ञान की कक्षक में मैं बताऊंगी कि जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग हैं, जब उनके साथ ऐसा किया जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर मैं क्या करूंगी, समीक्षात्मक जांच में उन बच्चों को सम्मिलित करना चाहती हूँ। तो
कौन से एग्जाम्पल्स को रखूंगी, कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ योजना में मैं जो है रखूंगी, या फिर इसमें से कौन सी गतिविधि जो है उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती है। तो सबसे पहले वाद विवाद का आयोजन करो, डिबेट करो, ये बात एकदम सही है। दूसरा, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करो। अखबार में जो भी भेदभाव से संबंधित जो लेख आए हैं मैं उसको इकट्ठा करूंगी। बट व्याख्यान देना, देखो व्याख्यान अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो सही होगा ए एंड सी, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 109 देखो 60 क्वेश्चन एक पेपर में आता है, पूरा कराऊंगी मैं, आप चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। अब यहां पर देखिए 109 में क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षा की भूमिका दोनों में दी गई है, आप उसको पढ़िए और बताइए क्या सही है। किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षा को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। जी हाँ, मल्टीपल जो है आपके व्यू होने चाहिए, ये नहीं कि आप एक चीज को ही सही बता रहे हो दूसरे को गलत, बात एकदम सही है। जैसे कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीके से आपको व्याख्यान करनी चाहिए, एक तरीका नहीं होना चाहिए किसी भी एक सामाजिक विज्ञान के टीचर का। दोनों बातें सही है, व्याख्या भी एकदम सही है, हम पहले के साथ जाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अब 110 पे आते हैं। 110 देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। कथन ये लिखा है कि जो मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। यस, सामाजिक विज्ञान में ना आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं जो कि इसके भार को बढ़ाता है, बोझ को बढ़ाता है। दूसरा कथन है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वो बोधगम्य नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि जो भी तुमने बोझ बढ़ाया है, उपविषय डाले हैं, वो बोधगम्य नहीं है, समझने के लायक नहीं है। ये बात एकदम गलत है। बोधगम्य तो है बट उससे उसका भार भी बढ़ रहा है। तो आपका ए तो सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तीसरे के साथ जाएंगे। 111 चलो 111 देखो, किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। सबसे पहले याद रखो द्वितीयक स्रोत का मतलब कि जैसे मैंने अपनी खुद की जो है जीवनी लिख दी, ये मेरा द्वितीयक स्रोत है। बट आपने क्या किया, मेरी जीवनी को अलग अलग किताब में, अलग अलग न्यूज़पेपर में छाप दिया। मतलब पहला जो एक्शन होता है, जो इंसान खुद करता है, उसको प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि द्वितीयक स्रोत की क्या है। तो द्वितीयक स्रोत का मतलब कि किसी ने कुछ लेख लिखा, सभी लोगों ने छाप दिया। भुज में भूचाल के समय की फोटो, अब भुज में क्या हुआ, भूकंप आया था, उसकी जो फोटो है सबसे पहले किसी ने ली होगी, तो वो प्राथमिक स्रोत है। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। दूसरा है इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र। मैं कोई पत्र लिखूंगी तो वो मेरा खुद का है, पहली बार होगा तो प्राथमिक है। महात्मा गांधी की पुस्तक, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, ये भी प्राथमिक है। बट क्या किया यहाँ पर लोगों ने, अकबरनामा का जो लेख आया था उसको अलग अलग लोगों ने संपादित कर दिया, तो ये तो द्वितीयक स्रोत हो गया। बस याद रखो पहली स्रोत वही होगी जो कि मैं लेख लिखूंगी, मैं पत्र लिखूंगी, मैं अपनी जीवनी लिखूंगी, बट मेरे ही लेख को, मेरे ही पत्र को अलग अलग जगह पे छाप दिया जाए तो वो हो जाएगा हमारा द्वितीयक स्रोत। बट मैंने जो खुद लिखा है वो हमारा होगा प्राथमिक स्रोत, तो इसलिए दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिलान करना है और पहला लिखा है कि विश्लेषणात्मक रूब्रिक। रूब्रिक का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, रूब्रिक का मतलब होता है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। ठीक है, तो ए का हो जाएगा पहला, एलिमिनेट करो, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, दो ऑप्शंस बचे हैं। बी का क्या है, जांच सूची। जांच सूची का मतलब ही होता है कि मानक दोहरे रखो और उसका डिस्क्रिप्शन मतलब विस्तृत प्रदर्शन होना चाहिए, तो बी का हो गया तीसरा। तो बी का तीसरा, या ये भी खत्म, आपका सही हो गया तीसरा। और सी का है रूब्रिक, समग्र परख। देखो यहाँ पर विश्लेषणात्मक है और यहाँ पर समग्र है, तो दोनों पे ध्यान देना है। समग्र का मतलब होता है एकाकी मानक, ठीक है ना, किंतु विस्तृत। बट ये समग्र का मतलब होता है कि मानक आपका एकाकी होना चाहिए बट विस्तृत प्रदर्शन होना चाहिए। और विश्लेषणात्मक का मतलब होता है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। तो तीसरा सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, अब चलते हैं 113 पे। 113 में देखिए, अगर क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव कर सके आप, मतलब 360 पे करके देख लीजिएगा। 113 का देखो, लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं, मतलब जहां पर आपको सोचना पड़े, समझना पड़े। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है, 113। हम लोग बहुत करीब हैं, पूरा 60 क्वेश्चन होने ही वाला है, तो
आप सभी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, जहां पर बच्चा सोच सके 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखो और उदाहरण दो। यहां से बच्चा सोचेगा समझेगा, क्योंकि उसको एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, ये बात हमारी एकदम सही हो गई। प्रत्यक्ष कर क्या है और उदाहरण दो, ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, दक्षिणी एशिया में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या करो। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बट 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, तो ये तो एक लाइन में बता देगा कि वो बंदूक की जो थी उसमें सुअर और जो गाय का चमड़े यूज किया गया था, यही उसका कारण था। यहाँ पर तो आपने ना तो एग्जाम्पल दिया ना आपने समझाया है, तो ए तो खत्म हो गया, बी सी डी केवल दूसरा सही होगा, क्योंकि आप संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका 114। यहां पर देखो लिखा है कि निम्न में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, मतलब केवल रटने पे फोकस करे, तो वो क्या होगा। तो जलवायु और मौसम की परिभाषा दो, भारत में मुख्य मौसम कौन कौन से हैं, बच्चे रट लेंगे बता देंगे, यही तो है तथ्यात्मक ज्ञान, इसी का आकलन करेंगे। तो ए होगा आज के समय में और महाजनपदों के समय में अंतर बताओ, तो ये आपका तथ्यात्मक नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अंतर को। तो ये हो गया वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, ये आपका तथ्यात्मक नहीं है, ये आपका संज्ञानात्मक है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका तथ्यात्मक नहीं, संज्ञानात्मक है। तो तथ्यात्मक तो केवल पहला है कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दो, भारत में कौन कौन से मौसम है, रटने वाला है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 115। चलिए 115 का देखिए, इसमें क्या लिखा है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो आरटीई एक्ट 2009 सभी को पता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, क्रियाकलापों, खोज, अन्वेषण द्वारा बच्चों को सिखाइए, बच्चों के साथ आप प्रेम से रहिए, बाल केंद्रित रीति में सिखाइए। तो आपका ए होगा, सी होगा, डी होगा। अब ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ो, ये आरटीई 2009 का हिस्सा नहीं है, तो बी नहीं होगा, ए सी डी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है, चलिए 116। 116 में देखिए, विद्यालयों में आकलन निम्न कारणों से किया जाता है, तो सही विकल्प का चुनाव करो। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, क्या ये होगा। विद्यार्थियों द्वारा, ये देखिए जो विद्यालय में आकलन हो रहा है ना, आपको उसकी बात करनी है। तो हमारे विद्यालय में क्या होता है कि हमें जो पढ़ाया गया है उसके बाद से हमारी उपलब्धियां को प्रमाणित करने के लिए तो लास्ट में एक रिजल्ट निकाल दिया जाता है। तो बात तो एकदम सही है, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए, ये भी बात सही है। शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, जी नहीं, विद्यालय के प्रति नहीं, बालक के प्रति उत्तरदायी है। आप टीचर बनेंगे, चाहे आप किसी भी स्कूल में टीचर बनते हैं, आप किसके प्रति उत्तरदायी हैं, बच्चों के प्रति, उनको समझाने के प्रति। समझ में आया। तो सी तो गलत है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए आपको तरीके बताना है, आपको साधन बताने हैं। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए 117। 117 देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। ठीक है ना, देखो इसमें से ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो समीक्षा और संवेदनशीलता इसका विकास करने के लिए, क्योंकि बच्चों को हमको संवेदनशील भी बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा किसी के प्रति नफरत, ऐसा कुछ नहीं करना, हमको संवेदनशील भी बनाना है। तो इसमें से चारों में से कौन सा इसका सही आकलन करेगा, बस यही बताना है। तो पहला लिखा है कि अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख करो। हमको संवेदनशील बनाना है, समीक्षात्मक ये नहीं हो सकता है। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। आप बच्चों को जो है संवेदनशील बनाइए, ताकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो उसके प्रति, कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है पान खाकर थूक देते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, ये सारी चीज़ें उनको आपको पहले से समझानी चाहिए। ये सब गलत है। ठीक है, बी एकदम सही है। भारत के गाँवों को एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं। आप व्याख्या करो कि भारत के गाँव जो है कि एक बड़े भाग के जो बच्चे हैं ना वो कुपोषित हैं, तो इसके प्रति भी बच्चों को आपको संवेदनशील बनाना है, इसकी समीक्षा। ठीक है, राष्ट्र के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, यहां से जो है आपका संवेदनशील पैदा नहीं होगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी, केवल दूसरा। ठीक है,
देखो अब आपका ये हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैंने 100 प्रश्नों का निचोड़ लेकर आई थी, जिसमें से मैंने आप सभी को 60 प्रश्न कराए और ये 100 प्रश्नों का निचोड़ था। और आप जानते हैं जिसमें मैंने पूरा सब कुछ कराया है, पॉलिटी कराई, ज्योग्राफी कराया, हिस्ट्री कराया है, मैंने पैडागोजी भी करा दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप इसी वीडियो को बार बार देखते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएसटी का, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जितने भी एसएसटी की क्लासेस हैं आप एक बार उसको स्पीड में 2x पे करके देखो, 1.7 पे देखो, बट आपको देखना जरूर है, आपका रिवीजन होना जरूरी है। और मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ, प्लस समझाती भी हूँ, आपने देखा है। तो अगर आपको लगे यस आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लासेस तो डेली होंगी 12 बजे, आप ये जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।